नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईरान संकट पर केंद्र सरकार ने बनाई 3 मंत्रियों की समन्वय समिति, अमित शाह करेंगे अगुवाई। लोकसभा में राहुल गांधी की ऊर्जा संकट को लेकर चेतावनी, रणनीति बदलने की दी सलाह। ईरान ने 2 भारतीय जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की दी अनुमति, भारत को तेल सप्लाई में मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, ओबीसी क्रीमी लेयर निर्धारण में आमदनी के अलावा पद और अन्य फैक्टर्स भी रखेंगे मायने। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 21 अक्टूबर से होगा क्रिकेट का महाकुंभ। अब खबरें विस्तार से। ईरान में जारी संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने और संभावित प्रभावों से निपटने के लिए 3 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया है। इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। समिति में विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि अभी देश पर इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है, लेकिन सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पहले से तैयारियां की जा रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव का विश्लेषण करेगा, विशेषकर एलपीजी की संभावित कमी और वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान देगा। देश के कई हिस्से में एलपीजी सिलेंडर की कमी देखने को मिली है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं को सुविधा नहीं हो, इसके लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। तेल कंपनियों को पर्याप्त भंडारण और सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की है। इसके बाद ईरान ने भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति भी दी है। ये जहाज बुधवार रात से गुरुवार सुबह के बीच ट्रांजिट कर रहे हैं। युद्ध की स्थिति के बावजूद इन जहाजों के निकलने से भारत में तेल की कमी में कुछ राहत मिलेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश की ऊर्जा सुरक्षा और संभावित ईंधन संकट को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि भारत आने वाले समय में बड़े फ्यूल संकट का सामना कर सकता है और इसके पीछे सरकार की विदेश नीति को जिम्मेदार ठहराया है। गुरुवार को लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने गैस सिलेंडर के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। सदन स्थगित होने के बाद विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में नारेबाजी भी की। राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने देश में एलपीजी गैस और तेल की स्थिति पर सदन में बोलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई। राहुल गांधी ने कहा है कि पहले नियम यह था कि कोई भी सदस्य बोलने की अनुमति मांग सकता है, लेकिन अब नई प्रक्रिया के तहत पहले मंत्री तय करेंगे कि सदस्य बोल सकता है या नहीं, उसके बाद ही चर्चा संभव होती है। ऊर्जा सुरक्षा पर चिंता जताते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में है और आने वाले समय में ईंधन से जुड़ी बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि मौजूदा वैश्विक संघर्ष केवल ईरान से तेल मिलने या न मिलने का मामला नहीं है, बल्कि ये वैश्विक व्यवस्था में बड़े बदलाव का संकेत है। उन्होंने कहा है कि दुनिया तेजी से अस्थिर दौर में प्रवेश कर रही है, इसलिए भारत को अपनी रणनीति और सोच बदलने की जरूरत है। राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे समय रहते तैयारियां करें, ताकि देश के करोड़ों लोगों को किसी संभावित ऊर्जा संकट का सामना न करना पड़े। राहुल गांधी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका बयान राजनीतिक नहीं, बल्कि आने वाले संभावित संकट को लेकर एक चेतावनी है, ताकि समय रहते उचित कदम उठाए जा सकें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहे तनाव और ईरान यूएस इजराइल तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है। ईरान ने 2 भारतीय झंडे वाले जहाजों को सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है। ये जहाज बुधवार रात से गुरुवार सुबह के बीच ट्रांजिट कर रहे हैं, जिससे भारत में तेल आपूर्ति पर पड़े दबाव में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। युद्ध शुरू होने के बाद इस रणनीतिक मार्ग पर जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई थी और कई भारतीय जहाज वहीं फंसे हुए थे। इससे पहले एक लाइबेरियन फ्लैग वाला टैंकर जो सऊदी क्रूड ऑयल लेकर आ रहा था और जिसका कप्तान भारतीय था, सुरक्षित रूप से हॉर्मुज पार कर मुंबई पोर्ट पहुंच चुका है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कमांडर अली रेजा तंगसिरी ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण है और बिना अनुमति गुजरने वाले जहाजों को हमले का सामना करना पड़ सकता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से बातचीत भी की है, जिसके बाद भारतीय जहाजों को गुजरने की अनुमति मिली। इसे भारत की एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और इसका अधिकांश कच्चा तेल मध्य पूर्व से होकर इसी मार्ग से आता है।
आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो ओबीसी उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी ओबीसी उम्मीदवार के क्रीमी या नॉन क्रीमी लेयर का निर्धारण सिर्फ उसकी माता पिता की आय पर आधारित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 1993 के मूल दिशा निर्देशों के अनुसार पद की स्थिति और अन्य कारकों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। अगर माता पिता सरकारी नौकरी में ग्रुप सी या डी में है तो उनकी सैलरी को क्रीमी लेयर तय करने में शामिल नहीं किया जाएगा। कृषि से होने वाली आय को पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। क्रीमी लेयर तय करने के लिए केवल अन्य स्रोतों से कुल आय 3 साल के औसत में 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के डीओपीटी पत्र के पैरा 9 को अमान्य कर दिया है, जिसमें बैंक, प्राइवेट सेक्टर या पीएसयू कर्मचारियों की सैलरी को क्रीमी लेयर में शामिल करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने इसे भेदभावपूर्ण बताया और कहा है कि सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के बच्चों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। इस फैसले से उन हजारों ओबीसी उम्मीदवारों को राहत मिलेगी जिन्हें पहले गलत व्याख्या के कारण आरक्षण से वंचित रखा गया था। कोर्ट ने फैसले को रेट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली तारीख से लागू करने का निर्देश दिया है। डीओपीटी को इसे लागू करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है और जरूरत पड़ने पर सुपर न्यूमररी पोस्ट भी बनाए जाएंगे ताकि अन्य कर्मचारियों की सीनियरिटी प्रभावित ना हो। यह फैसला निश्चित रूप से ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक मोड़ है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा में हाल के विवाद और अविश्वास प्रस्ताव के बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा भारत के 140 करोड़ नागरिकों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और उनका प्रयास हमेशा ये रहा है कि सभी सांसद नियमों के तहत खुलकर अपनी बात रख सके। उन्होंने सदन को समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आवाज बनाने का उद्देश्य बताया और कहा है कि खुलकर चर्चा से लोकतंत्र मजबूत होता है। स्पीकर ने यह भी स्पष्ट किया है कि संसदीय लोकतंत्र में सहमति और असहमति दोनों का महत्व है और लोकसभा अध्यक्ष का आसन किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि परंपरा और संस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि सभी सदस्य चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या प्रधानमंत्री समान नियमों के तहत बोलने के हकदार हैं। जनवरी में हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के बाद इस मामले की जांच को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं। उनके भतीजे और एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार ने आज संसद भवन में राहुल गांधी से मुलाकात कर इस मामले की जांच कराने की मांग दोहराई है। रोहित पवार ने मुलाकात के बाद कहा है कि अब तक न कोई एफआईआर दर्ज की गई है और न ही किसी सीबीआई जांच की जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने ये भी बताया है कि राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर पूरा समर्थन देने और हर संभव कदम उठाने का भरोसा दिया है। रोहित पवार ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है और अधिकार है कि मैं अपने अंकल के लिए न्याय की लड़ाई लड़ूं। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि उनके लोकप्रिय अजीत दादा को न्याय मिले। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि सरकार कह रही है कि सीबीआई जांच की जा रही है, लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला असल में सीबीआई तक पहुंचा भी है या नहीं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया विश्व चैंपियन बन चुकी है। अब क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें अगले टूर्नामेंट यानी कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2028 पर टिक गई है, जिसका आयोजन 21 अक्टूबर से 19 नवंबर 2028 के बीच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबान में किया जाएगा। यह टी20 वर्ल्ड कप का 11वां संस्करण होगा। ऑस्ट्रेलिया साल 2022 के बाद दूसरी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जबकि न्यूजीलैंड पहली बार पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के मैच आयोजित करेगा। टूर्नामेंट के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, एडिलेड ओवल और पर्थ स्टेडियम जैसे प्रमुख मैदानों पर खेले जाएंगे। वहीं न्यूजीलैंड में एडन पार्क, स्काई स्टेडियम और हेगले ओवल में मैच आयोजित किए जाएंगे। टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी। आईसीसी ने 20 टीमों के फॉर्मेट को बरकरार रखा है। मेजबान होने के कारण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। इसके अलावा 2026 टी20 वर्ल्ड कप के प्रदर्शन के आधार पर भारत के साथ इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, श्रीलंका,
और जिम्बाब्वे ने भी अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं आईसीसी टी20 रैंकिंग के आधार पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और आयरलैंड ने भी टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। बाकी बची 8 टीमों का फैसला 2026 के मध्य से शुरू होने वाले रीजनल क्वालिफायर टूर्नामेंट के जरिए होगा, जिससे एसोसिएट देशों को भी वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिलेगा। टी20 वर्ल्ड कप 2028 का फॉर्मेट 2026 की तरह ही रहेगा। 20 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा जाएगा और हर ग्रुप में 5-5 टीमें होंगी। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर 8 चरण में पहुंचेगी। इसके बाद सुपर 8 से 4 सर्वश्रेष्ठ टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी और अंत में फाइनल मुकाबले के जरिए नए विश्व चैंपियन का फैसला होगा। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।